नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का अफवाह तंत्र आज का हमारा टॉपिक है और मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज इस टॉपिक का डिस्क्राइब आपके सामने कर रहा हूं। इसकी पूरी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मार्क करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो होंगे वो मैं बताते चलूंगा। पूरा टॉपिक आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। राजस्थान का अफवाह तंत्र, जल निकासी, यानी कि राजस्थान से कितनी नदियां हैं, कितनी यहाँ पर कहां से निकलती हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, लंबाई कितनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में अपन देख लेते हैं दो लाइन में कि यहाँ पर क्या है। राजस्थान में तीन प्रकार के अफवाह तंत्र हैं, यानी कि बहाव की दृष्टि से राजस्थान में तीन प्रकार के अफवाह तंत्र होता है। आंतरिक अफवाह तंत्र, अरब सागर से निकलने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां, अरब सागर में मिलने वाली नदियां। ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं हम उनको यहाँ पर अंडरलाइन करते चलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो क्षेत्र हैं वो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र हैं, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में, यहां पर आ जाइए। राजस्थान का जल भारत के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत है? 1.16% है। और राजस्थान में 13 नदी बेसिन है। कितने नदी बेसिन है? 13 नदी बेसिन है। कुल सतही जल की संभावना 15.86 मिलियन एकड़ फीट माना जाता है। चलिए ये मैप आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो मैप है आपका घग्गर नदी का। अब घग्गर नदी का मैप यहाँ पर देखिए, हम एक एक नदियों को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो घग्गर नदी का सबसे पहले हम यहाँ पर मैप देख लेते हैं कि आखिर घग्गर नदी कहाँ से निकलती है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकलते हैं ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल पर्वत, शिवालिक काल का पर्वत उद्गम यहाँ से होता है। यानी कि इनका जो ये नदी कहाँ से बहती है, ये नदी बहती है हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश के हिमाचल पर्वत के शिवालिक काल का पर्वत से निकलता है। और उसके बाद ये पंजाब में आती है। पंजाब के बाद ये बनावली सभ्यता हरियाणा में स्थित है, तो हरियाणा में प्रवेश करती हैं। ओटू झील है ये हरियाणा में, वहां पर आती हैं। उसके बाद राजस्थान में यहाँ पर टिब्बी तहसील है, तलवाड़ा गांव या तलवाड़ा झील, वहां पर प्रवेश करती हैं। और राजस्थान के हनुमानगढ़ भटनेर दुर्ग में ये प्रवेश करती हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ शहर तक आती हैं। हनुमानगढ़ शहर के बाद ये कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता और सूरत में जाती हैं। उसके बाद अनूपगढ़ के बाद बिजोर, जो राजस्थान का अंतिम बिंदु माना जाता है, बिजोर गांव श्रीगंगानगर, वहां पर आती है। अगर मान लीजिए इस नदी में बाढ़ आ जाती है या जल का फ्लो ज्यादा हो जाता है, वर्षा ज्यादा हो जाती है, तो इसका जो पानी है वो पाकिस्तान में चला जाता है, और पाकिस्तान में इस नदी को कहते हैं हकरा। और अंतिम बिंदु पाकिस्तान में अगर अपन माने अंतिम बिंदु, तो बहावलनगर पाकिस्तान, फोर्ट अब्बास तक इसका पानी चला जाता है। तो ये है घग्गर नदी, और इसको और व्याख्या सहित हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए और व्याख्या सहित हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं घग्गर नदी के बारे में। चलिए यहाँ पर घग्गर नदी का उद्गम स्थान यहाँ पर देखिए। घग्गर नदी का उद्गम स्थान, तो घग्गर नदी का उद्गम स्थान यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर बहती है। हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वत, शिवालिक काल का पहाड़ियों से इनका उद्गम स्थान होता है। और ये पीटीईटी एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिमाचल में बहने के पश्चात पंजाब हरियाणा में बहती हुई यह नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील में तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती हैं और भटनेर दुर्ग में विलुप्त हो जाती हैं। ये व्याख्याता एग्जाम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, ये व्याख्याता एग्जाम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। इसका जल अनूपगढ़ बिजोर नामक स्थान से होता हुआ पाकिस्तान
बहावलनगर फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, जैसा कि अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। पूर्व में फोर्ट अब्बास जो है बहावलनगर जिले में आता था। अभी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान जिले में आ रहा है, अब्बास बहावलनगर में आता है। यह नदी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में प्रवाहित होती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में कहां पर ये प्रवाहित होती हैं, तो राजस्थान में ये कहां कहां बहती हैं? ये राजस्थान में बहती हैं श्री गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, आगे इसके बारे में और व्याख्या सहित हम यहाँ पर देख लेते हैं कि घग्गर नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, नट नदी, नाली नदी, डेथ रिवर, सोतर नदी, वाहिद लेटी हुई नदी के नाम से भी जाना जाता है। या इनके ये अन्य नाम है, अन्य नाम याद रखना है। वैदिक काल में इस नदी को सरस्वती या द्वेषवती नदी कहा जाता था और सरस्वती नदी के पाट में बहने के कारण इसको हनुमानगढ़ जिले में नाली कहा जाता है। ठीक है, तो घग्गर नदी के पाट क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। उद्गम स्थल से कभी विलुप्त होने, कभी प्रवाहित होने के कारण इसको नट नदी कहा जाता है और भटनेर के मैदानों में विलुप्त होने के कारण इसको मृत नदी कहा जाता है। और ये राजस्थान का शोक कहलाती है। किस नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है? तो आपका घग्गर नदी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, घग्गर नदी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नदी के बारे में देखते हैं। अगली जानकारी के बारे में देखते हैं घग्गर इनके बारे में। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में हिमालय जल लाने वाली एकमात्र नदी है ये, और पाकिस्तान में इस नदी का बहाव हकरा या हाकड़ा कहलाता है। हनुमानगढ़ जिले में इस नदी के किनारे रंगमहल, कालीबंगा, पीलीबंगा सभ्यता विकसित है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में इस नदी के किनारे भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ शहर और तलवाड़ा झील स्थित है। कौन सी झील है? तलवाड़ा झील स्थित है। कौन सी झील? तलवाड़ा झील स्थित है। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं और घग्गर नदी राजस्थान में प्रवाहित होने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तो राजस्थान में प्रवाहित होने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी का क्या नाम है? घग्गर नदी है। श्री गंगानगर, सूरतगढ़ शहर घग्गर नदी के किनारे स्थित हैं और हरियाणा इस नदी के किनारे बनावली और ओटू झील स्थित है। ठीक है, ओटू झील स्थित है। आगे देखिए, घग्गर नदी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। घग्गर नदी एक शाखा द्वेषवती की शुष्क घाटी नोहर भद्रा स्थित है और घग्गर नदी इंदिरा गांधी नहर को बड़ोपल हनुमानगढ़ में काटती है। घग्गर नदी को मनुस्मृति में ब्रह्मव्रत कहा जाता है और घग्गर नदी के उपजाऊ क्षेत्र को काठी या बग्गी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी गंगानगर शहर के बहाव क्षेत्र में सोडावाटी कहलाता है। घग्गर नदी का दो आब मैदान श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है। ये नदी मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र किसे कहते हैं? जब दो नदियों का क्षेत्र काटा जाता है तो उस क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर दो नदियां कौन सी हैं? एक तो घग्गर नदी जिसको सरस्वती कहते हैं और एक सतलज नदी है। इनके निक्षेपण से ये क्षेत्र बनता है। ठीक है, उस क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं जो कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में आता है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पंजाब राजस्थान में बहती हुई पाकिस्तान में विलुप्त हो जाती हैं। तो ये घग्गर नदी के बारे में देखा। अब देखेंगे काकनी नदी के बारे में।
काकनी नदी का उद्गम स्थान देखिए, काकनी नदी जैसलमेर के कोटड़ी गांव में होता हुआ जैसलमेर में बहती हुई यह मीठा खाड़ी में नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। ये सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है, देखिए ये है मीठी नदी, जिसको विलुप्त क्षेत्र मीठी खाड़ी और कोटड़ी गांव तक ये उद्गम स्थान है। ठीक है, तो ये उद्गम स्थान है कोटड़ी गांव और विलुप्त है मीठी खाड़ी। ठीक है, तो जैसलमेर में बहती है और जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है ये नदी। चलिए आगे देखते हैं इस नदी के बारे में। काकनी नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। तो ये याद रखना है, काकनी नदी राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है और ये मात्र 17 या 27 किलोमीटर है। ठीक है, कहीं कहीं एग्जाम में 27 किलोमीटर भी आ जाता है, तो ये 17 या 27 किलोमीटर है। काकनी नदी को काकने या काकानी या मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये जैसलमेर का काक गणेश जी का मंदिर स्थित है। इस नदी के किनारे जैसलमेर का एक काक गणेश जी का मंदिर स्थित है। काकनी नदी का उद्गम स्थान मसूरदी नाम से होता है। जैसलमेर में ये नदी भुज झील या रूपसी गांव, भुज झील कहां पर है, रूपसी गांव के जल की व्यवस्था करवाती है। अब अपन देखेंगे कांतली नदी। अभी अपन आंतरिक प्रवाह की नदियां कांतली नदी के बारे में देखते हैं। तो कांतली नदी देखिए, यह है कांतली नदी। कांतली नदी क्या है, ये कांतली नदी है आपके सामने, जो खंडेला शिखर में विलुप्त हो जाती है और उद्गम स्थान है खंडेला की पहाड़ियां उद्गम और गणेश्वर सभ्यता इसके बीच में नीमका थाना शिखर में स्थित है और ये हो जाती हैं मंडरेला लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में उद्गम स्थान कहां से होता है, तो उद्गम स्थान होता है खंडेला की पहाड़ियां रेवासा शिखर से इनका उद्गम स्थान होता है। रेवासा शिखर गांव ये है दातारामगढ़ तहसील में पड़ता है और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, शिखर में बहने के पश्चात झुंझुनू में बहती हुई मंडरेला गांव झुंझुनू तक विलुप्त हो जाती है, यानी कि ये शिखर से स्टार्ट होती है और झुंझुनू में जाकर विलुप्त हो जाती है। काकनी नदी को कांतली या मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में वर्षा ऋतु में यहाँ पर बाढ़ के प्रकोप हमेशा बने रहते थे, इसलिए इसको मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नीम का थाना शिखर इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो ये है आपकी कांतली नदी। और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को बरखान बालू का स्तूप कहते हैं। कांतली नदी शेखावाटी अंतर प्रवाह की दृष्टि से प्रमुख नदी मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले पेज में चलते हैं और गणेश्वर सभ्यता से हमें मछली पकड़ने के 400 कांटे मिले हैं। ठीक है, इस सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है और इस नदी का बहाव तोरावाटी कहलाता है। इस नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, तोरावाटी कहलाता है और आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली गग्गर नदी, दूसरी कांतली नदी हो जाती है, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। जिसकी भी लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी, और दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी कांतली नदी। लेकिन क्वेश्चन आ जाए पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, कौन सा आंसर आएगा, वो आएगा कांतली नदी। ठीक है, झुंझुनू जिले को यह नदी 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। झुंझुनू में इस नदी के किनारे सुनारी सभ्यता स्थित है। झुंझुनू का उदयपुर वाटी इसी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर यूरेनियम के खोज मिले हैं। ठीक है, यूरेनियम के भंडार मिले हैं। झुंझुनू में इस नदी के किनारे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें बीड कहा जाता है। यह राजस्थान का प्रथम, यहाँ पर एक राजस्थान का प्रथम मोर अभ्यारण्य प्रस्तावित है। ठीक है, तो प्रथम मोर अभ्यारण्य प्रस्तावित कहां पर है, वो है, अब ये है मेथा या रूपनगढ़ नदी। देखिए
ठीक है। तो ये एक सांबर झील है और सांबर झील में एक तो रूपनगढ़ नदी आती है, एक मेथा नदी आती है, दोनों आकर मिलती हैं। ठीक है, मनोहरपुर थाना से निकलती है मेथा नदी, ठीक है, और मनोहरपुर थाना से निकलती हुई ये आपकी सांबर झील में मिल जाती है। दूसरी निकलती है रूपनगढ़, ये कुचिल गांव उदयपुर से निकलती हैं और ये सांबर झील में मिल जाती हैं। यहाँ पर इसी नदी के रूपनगढ़ नदी के किनारे ही एक निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है जिसे सलेमाबाद कहा जाता है और सलेमाबाद आपका अजमेर में स्थित है। चलिए मेथा नदी के बारे में और डिटेल से देखते हैं। मेथा नदी का उद्गम स्थान जयपुर के शाहपुरा तहसील मनोहर थाना से निकलता है और जयपुर में बहने के पश्चात ये नदी डीडवाना कुचामन में बहती हुई सांबर झील में मिल जाती है। मेथा नदी को मेड़ा या मेघना नदी के नाम से भी जाना जाता है और डीडवाना कुचामन में इस नदी को लूणवा जैन तीर्थ या जैन धर्म का पुष्कर कहा जाता है। सांबर झील में जल गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? सांबर झील में आती है मेथा नदी, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी, खंडेला नदी और तुरतमती नदी, ये सांबर झील में गिरती है। सांबर झील में सर्वाधिक लवणीय होने के कारण से इसको सर्वाधिक लवणीय होने का प्रमुख कारण है मेथा नदी, क्योंकि मेथा नदी का पानी जो सांबर झील में आता है उसी से ये सांबर झील लवणीय हो जाती है। तो राजस्थान की सबसे लवणीय झील मानी जाती है सांबर झील और सांबर झील में उत्तर दिशा में मेथा नदी और दक्षिण दिशा में रूपनगढ़ नदी आकर मिलती हैं। इसके अलावा खारी, खंडेला और तुरमती नदियां भी पूर्व दिशा में बहती हैं और सांबर झील में गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। रूपनगढ़ झील के बारे में देखते हैं। तो इस झील का उद्गम स्थान अजमेर की कुचिल झील यानी कि नाग पहाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट नामक स्थान से आता है और अजमेर में बहने के पश्चात ये झील सांबर झील में अपना जल गिराती है। सांबर झील में ये अपना जल क्या गिराती है। ठीक है, और अजमेर के इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर स्थित है। रूपनगढ़ गांव किशनगढ़ के पास में पहला ग्रीन टच मेगा फूड पार्क 2018 में स्थापित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अगली नदी है साबी झील। साबी नदी उद्गम स्थान होता है कोटपुतली बहरोड सेवर की पहाड़ियां से निकलती है ये नदी। ये सेकंड ग्रेड में एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। अगली बात करते हैं हम कोटपुतली बहरोड के पश्चात खेरथल तिजारा में बहती हुई ये नदी हरियाणा के गुरुग्राम जिले में बटोदी गांव में नजफगढ़ झील में जाकर गिरती है। ठीक है, अब ये झील का चित्र है, देखिए ये नदी का झील है। जोधपुरा सभ्यता इसके बीच में बहती है, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, हरियाणा गांव गुड़गांव में ये जाकर मिल जाती है। कोटपुतली बहरोड का जोधपुरा तहसील स्थल इसके किनारे स्थित है। जो सभ्यता स्थल है वो इसके किनारे स्थित है। जोधपुरा सभ्यता से हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। ये याद रखना है, जोधपुरा सभ्यता से क्या मिले हैं? हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। उत्तर दिशा में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी है और साबी की सहायक नदी सोता नाला है। ठीक है, साबी नदी नेशनल हाईवे 48 NH के तरफ बहती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में यह नदी विनाश लीला या चौड़ा पाठ प्रसिद्ध है। रूपारेल नदी को देखिए, रूपारेल नदी ये है आपके सामने, रूपारेल नदी है जो उद्गम स्थान होता है थानागाजी तहसील उदयनाथ पहाड़ियां उद्गम से निकलती हैं और इस पर कौन कौन से महल बने हुए हैं? देखो, एक तो महल है यहाँ पर डींग महल है, नोह सभ्यता है, मोती झील है और सीकरी बांध है और विलुप्त हो जाती है कुशलगढ़ गांव में। ठीक है, कुशलगढ़ गांव में विलुप्त हो जाती है। इसका उद्गम स्थान होता है अलवर का थानागाजी तहसील और तहसील में उदयनाथ पहाड़ी से। ठीक है, और इसके पश्चात ये बहती हुई डेंग भरतपुर जिले में बहती हुई कुशलपुर गांव में समीप जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, वहां जाकर विलुप्त हो जाती है। अगली नदी आ जाती है अपनी रूपारेल को लसवारी या बारामासी नदी के नाम से भी जाना जाता है, बारह या वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इस झील के किनारे क्या है? एक तो झील के किनारे आपको याद रखना है डींग महल है, नोह सभ्यता है, मोती झील है, बांदरी सीकरी बांध है। ठीक है, ये झील के किनारे हैं। मोती झील का निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा जाटों के
प्लेटो बोले जाते हैं जिन्हें उनके द्वारा करवाया गया है। मोती झील में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा लाइफ लाइन कहलाती है। रूपारेल नदी अलवर में नटनी का बारा स्थित है। नटनी का चबूतरा उदयपुर पिछोला झील में स्थित है। क्वेश्चन आ जाए अगर नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है तो वो है नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे, और रूपारेल में नटनी का बारा स्थित है। अगली है कुकुंद नदी। काकुंद नदी ये राजस्थान में बयाना तहसील भरतपुर के दक्षिण पश्चिम सीमा में स्थित है। काकुंड नदी का जो जल है वो बारेठा बांध में एकत्रित होता है। बारेठा बांध में जल का प्रयोग बयाना और रूपवास तहसील में किया जाता है। काकुंड नदी के किनारे चैनपुरा या बानेठा नामक स्थान पर ये है। दीर नामक जल प्रवाह प्रताप जो कुंड है वो इसी झील से पानी से इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। सरस्वती नदी, इस नदी में सर्वाधिक जो उल्लेख मिलता है, सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल 136 सूक्त के द्वारा 5वें मंत्र से मिलता है। और इस नदी का जो उद्गम है वो है मीरपुर पर्वत। पंजाब में सरस्वती नदी को चितांग कहा जाता है, और सरस्वती नदी पूर्व में पंजाब में और राजस्थान में बहती है। रोहिली नदी का उद्गम स्थान जैसलमेर में होता है। नीमड़ा नदी, इस नदी का उद्गम स्थान बाड़मेर में होता है। नीमड़ा, रोहिली नामक जो नदियां हैं ये बरसात के कारण 2006 में यहाँ पर बालोतरा में कनवा क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। ठीक है, इसके लिए फेमस मानी जाती है। खारी खंडेला और तुर्मती नदी, खारी खंडेला तुर्मती नदी जयपुर की नदियां हैं ये, और जयपुर में बहने के बाद ये सांबर झील में गिर जाती हैं। ठीक है, अगला है द्वैतवती नदी। यह नदी जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ियों से होता है इसका पानी, और द्वैतवती नदी के समापन पर कातोना बांध जयपुर में स्थित है। द्वैतवती नदी को अमीना शाह का नाला कहा जाता है, और द्वैतवती नदी जो द्वैतवती नदी है उसका प्रमुख उद्देश्य है जयपुर शहर में जो जल का जो आपूर्ति है उसको करवाना है। ठीक है, द्वैतवती नदी का प्रमुख उद्देश्य होता है जयपुर शहर में जो जल की भूगर्भ जल है उसका पुनर्जीवित करना है। अमीना का नाला जयपुर में जीवन रेखा कहलाता है, जीवन रेखा कहलाता है। ठीक है, और द्वैतवती नदी जयपुर में जल प्रदूषित की समस्या का सामना करता है। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं लूणी नदी। ठीक है, सबसे प्रमुख लूणी नदी है। लूणी नदी के बारे में हम देख लेते हैं। उद्गम स्थान, इस नदी का जो उद्गम स्थान होता है वो अजमेर के आना सागर झील से नाग पहाड़ी से होता है, और अजमेर में बहने के पश्चात नागौर, ब्यावर और जोधपुर में प्रवेश करते हैं। जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर में बहने के कारण और उसके बाद कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं। देखिए ये नदी का चित्र है, और इस चित्र में देखिए सबसे पहले उद्गम स्थान आता है। उद्गम स्थान कहाँ से आता है? उद्गम स्थान आता है आपका पुष्कर, अजमेर की नाग पहाड़ियां। ठीक है, उसके बाद अजमेर की नाग पहाड़ियों से ये सरस्वती का नाला इसमें गिरता है। ठीक है, गोविंद सागर में साबरमती नदी, फिर उसके बाद ये जसवंत सागर बांध इसमें है। उसके बाद इसमें एक जवाई नदी मिलती है। ठीक है, इस तरह से ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इसके बारे में है। उद्गम स्थान अपन ने देख लिया। लूणी नदी का उद्गम स्थान जब होता है तो उसको उस समय साकरी के नाम से जाना जाता है, और लूणी नदी का जो उद्गम स्थान होता है वो नाग पहाड़ी से होती हुई गोविंद सागर झील सागरमती के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लवणवती, लूणाद्री या लवणवरी के नाम से भी जाना जाता है। लूणी नदी पश्चिम मरुस्थल की गंगा कहलाती है, मरु आशा कहलाती है, मरुअद्रा कहलाती है, मारवाड़ की गंगा और रेगिस्तान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी नदी से ही जिस रेगिस्तान में पानी की आपूर्ति करवाई जाती है। बहुत सारा रेगिस्तान में जो पानी है यानी कि जल व्यवस्था है इसी से ज्यादातर होता है। ठीक है, लूणी नदी को बालोतरा बाढ़, लूणी नदी का जो
जल है वो बालोतरा बाड़मेर और मीठा हो जाता है, वहां तक मीठा रहता है, उसके बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। कहने का मतलब जो बालोतरा बाड़मेर है वहां तक इसका पानी क्या होता है, मीठा रहता है, उसके बाद इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। ठीक है, इस नदी का पानी खारा हो जाता है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात बालोतरा वर्तमान में नवीनतम जिला दर्ज करा गया है इसमें। ठीक है, और बालोतरा कस्बे में धरातल स्तर पर इस उसके पास नदी के पेटे पर स्थित नीचे स्थित है। ये भी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। लूणी नदी पूर्णतः बरसाती नदी है, बरसात पर डिपेंड है, जिसमें 7 जिले प्रमुख हैं। 7 जिले कौन सा है, अजमेर है, नागौर है, ब्यावर है, जोधपुर है, बालोतरा है, बाड़मेर है और जालोर है। लूणी नदी राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 10.40% आता है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन लूनी बेसिन माना जाता है और लूनी नदी अरावली पर्वतमाला के पश्चात समानांतर बहने वाली प्रमुख नदी मानी जाती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है तो इसका बाढ़ का प्रकोप बालोतरा में बना रहता है, हमें सब देखने को मिलता है। अगर पुष्कर में अधिक बारिश हो जाती है तो यूं मान के चलिए बालोतरा में पक्का बाढ़ आएगी। ठीक है, जोधपुर में लूनी नदी के जसवंत सागर बांध, पिच्याक बांध स्थित है और लूनी नदी के किनारे बालोतरा, गुडा, मलानी और समदड़ी, तिलवाड़ा शहर स्थित है। ये प्रमुख शहर इसके नदी के किनारे स्थित हैं। जालौर गुजरात के समीप इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेल या नाड़ा कहा जाता है। ठीक है, सांचौर में इसको नेहड़ कहा जाता है। लूणी नदी के संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र गोडवार प्रदेश कहलाता है और लूणी नदी के उत्तरी क्षेत्र को थली कहा जाता है। लूणी नदी उत्तर पूर्व विभाग काला भूरा डूंगर कहलाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं और परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जल्दी इस सेशन को समाप्त करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा अपन ये टॉपिक चूज करना है, हो सके अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करें। लूणी नदी को प्रदूषित नदी कहलाता है क्योंकि ये आपका रिवीजन चल रहा है। ऐसे तो ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे पर ये रिवीजन चल रहा है और इस रिवीजन के बाद इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। लूणी नदी प्रदूषित नदी है और इसके किनारे प्रमुख जो रंगाई छपाई का काम है वो चलता रहता है, उद्योग है यहाँ पर। लूणी नदी, बनासी नदी ऐसी दो नदियां हैं जो अरावली के मध्य में काटती हैं। कवास में आई बाढ़ का पानी लूणी नदी की में गिरता है। कालिदास ने लूणी नदी को अंत सलीला के नाम से उपाधि दी है। लूणी नदी सभी सहायक नदियों में इसके दक्षिण दिशा यानी कि बाएं ओर से बहती हुई मिलती है और जोजड़ी एक ऐसी नदी है जो इसका अपवाद है, वो उत्तर दिशा में आकर इसमें मिलती है। जोजड़ी नदी अपवाद क्षेत्र, जोजड़ी नदी का जो अपवाद है वो अपवाद स्वरूप पर्वत से नहीं मिलती है। ठीक है, लूणी नदी गोडवाड़ प्रदेश में बहने वाली नदी है और लूणी नदी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बहती है। भारत में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा IIT कानपुर के सहयोग से राजस्थान में एक लूणी नदी की सहायता से एक साफ सफाई परियोजना चलाई गई थी जो साफ सफाई कार्य करती थी। लूणी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? सुकड़ी है, सगाई है, सागी है, बांडी है, लीलड़ी है, जोजड़ी है, मीठड़ी, जवाई, गुइया और सरस्वती, नाला और मित्री, ये नदियां इसकी सहायक नदियां मानी जाती है। लूणी नदी की सहायक नदियों का प्रमुख क्रम है सरस्वती, नाला, लीलड़ी, गुइया, बांडी। कुल लंबाई की बात करें तो 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 330-320 किलोमीटर मानी जाती है। लूणी नदी का जो जल है वो जलग्रहण है 34,250 यानी कि 20.21 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। लूणी नदी मुख्य राजस्थान में बहने वाली नदी है और सरस्वती का नाला, अब कौन कौन सी नदियां यहाँ पर हैं? जो सरस्वती का नाला है ये पुष्कर अजमेर से आती है और अजमेर में बहती हुई ये गोविंद सागर झील गोविंदगढ़ नामक स्थान पर लूणी नदी में मिलती है। लूणी नदी में अजमेर में पुष्कर झील के जल की व्यवस्था भी करवाने का काम करती है। ये जोजड़ी नदी नागौर के पोर्ट लू गांव से, ये पहाड़ियों से निकलती हैं और नागौर के पश्चात ये जसवंत सागर बांध में जाकर
लूनी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, लूनी नदी में मिल जाती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस की तर्ज पर वाटर फ्रंट पर्यटन स्थल विकसित किए जाने की योजना पर जोजड़ी नदी के किनारे जोधपुर शहर के पास सालावास बोरानाड़ा गांव प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, जोजड़ी नदी अपवाद है क्योंकि ये उत्तर दिशा में मिलती हैं। भारत के जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारत की 8 छोटी नदियों की साफ सफाई का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें एकमात्र जोजड़ी नदी को शामिल किया गया है। जवाई नदी, जवाई नदी क्या है? तो जवाई नदी का जो उद्गम स्थान है वो पाली का बाली तहसील गोरिया गांव है, और इसके बाद ये जालोर बाड़मेर बाड़मेर के मिलने के बाद ये बाड़मेर का कुडामलानी क्षेत्र में लूनी नदी में मिल जाता है। सुमेरपुर पाली में जवाई बांध बना है और इसका निर्माण उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ये मुख्य क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान में जल भराव सबसे बड़ा बांध बना है। जवाई बांध की सहायक नदियां मथाई और खारी नदी हैं। जवाई बांध की आपूर्ति में शेई नदी का जल सुरंग बनवाई गई है। ठीक है, तो जवाई बांध में जल आपूर्ति हेतु शेई सुरंग जल सुरंग बनवाई गई है, जो जवाई बांध पर बनी है, और राजस्थान की पहली सुरंग जल सुरंग मानी जाती है। और ये सुरंग 1977 में करवाया गया था इसके निर्माण, और 6.7 किलोमीटर की लंबाई है, लगभग 7.5 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर मानी जाती है। जवाई नदी प्रदूषित होने के कारण रंगाई छपाई उद्योग और जवाई नदी जोधपुर पाली के पेयजल उपलब्ध कराती है। जालौर पाली में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। अगली नदी है लीलड़ी नदी। ये सोजत पाली में अरावली की पहाड़ियों से आती है और ब्यावर जिले में बहती हुई और निम्बोल में नामक स्थान पर लूनी नदी में मिल जाती है। सुखड़ी नदी ये दिसुरी पहाड़ियों से निकलती है और उसके बाद ये पाली और जालोर जिले में बहती हुई बालोतरा के तिलवाड़ा के पास लूनी नदी में मिल जाती है। कृषि कार्यों के लिए ये जानी जाती है। और सुगड़ी नदी के किनारे माजल और जालिया नामक गांव स्थित है। बरसाती नदी माना जाता है इसको। ठीक है, इस नदी के किनारे जालोर शहर का कंकाचल दुर्ग स्थित है और बाकनी बांध परियोजना है। कांकनी झील पाली में स्थित है और पाली के इस झील के किनारे सरदार संबंधित बांध स्थित है। मित्री नदी जालोर की अरावली की पहाड़ियों से होता हुआ जालोर जिले में आहोर तहसील के मैदानी क्षेत्र में लुप्त हो जाती है, लेकिन यह नदी डूडिया या पुनः नदी के रूप में धारण कर लेती है। जालोर बाड़मेर में बहती हुई लूनी नदी के किनारे मिल जाती है। वर्षा का जल करनावल नाड़ा मंगला गांव में स्थित है। तो ये कुछ बांडी नदी है, उसके बाद मीठड़ी नदी है। ठीक है, सगाई नदी है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां मानी जाती हैं। मथाई खारी खंडेला। ठीक है, ये हमने आज के सेशन को यहाँ तक कंप्लीट किया है। आगे इसी के बाद हम नए सेशन को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ तक आपका वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा हो, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। आगे के सेशन को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।